आइए बच्चों अब अपने नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ। इस लॉ को गे-लुसैक्स ने दिया था और जैसे हमारे पास 4 पैरामीटर थे, कौन कौन से? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स यानी कि अमाउंट ऑफ गैस। तो गे-लुसैक्स ने वॉल्यूम को और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास ऑफ गैस को क्या करा? फिक्स कर दिया और प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बताया। तो बच्चों ये जो रिलेशन निकल के आया प्रेशर और टेम्परेचर का, इन्होंने जो रिलेशन दिया उसमें ये पता चला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। किसी भी गैस के ऊपर अगर आप कोई टेम्परेचर बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी कंटेनर के अंदर, सपोज करो ये कोई कंटेनर है आपका, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स आपके फिल है, इसमें कोई गैस है जिसका अमाउंट मैंने फिक्स कर रखा है, अमाउंट ऑफ गैस इज एन, और मैंने क्या करा है? वॉल्यूम को कांस्टेंट, ये कोई कंटेनर है, इसकी वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब सपोज करो इसको मैं हीट देता हूं, मैं गर्म करता हूं इसको किसी बर्नर की हेल्प से, ये मैंने लिया यहां पे और ये बर्नर है, ये इसको हीट दे रहा है। तो जैसे जैसे इस गैस को हीट मिलेगी, गैस के जो पार्टिकल्स हैं जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे और ये जो प्रेशर है सारा किस पे आएगा? कंटेनर के ऊपर। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, इनमें आपस में जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने पे क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कॉन्क्लूजन के बेस पे गे-लुसैक्स ने बताया कि जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा KT और आपके पास आ जाएगा P अपॉन में T इक्वल्स टू K। और अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग कंडीशन पे लेते हैं, जैसे P1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन में T2 इक्वल्स टू K, ये भी आपका कांस्टेंट आता है। अब बच्चों एक और एग्जांपल देते हैं इसका। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सर्दियों में जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके जो टायर है उसमें जो हवा भरी होती है उसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, और गर्मियों में इसका उल्टा होता है कि जो टायर होते हैं उसमें प्रेशर जो है गर्मी की वजह से इंक्रीज हो जाता है और कई बार उनके टायर जो है फट भी जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर एकदम से, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ जाता है और टायर जो है फट जाता है। तो गे-लुसैक्स ने यही बताया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ fixed amount of a gas is directly proportional to the temperature। तो इस तरीके से आप इस लॉ को डिफाइन कर सकते हो। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्राफिकली इसको कैसे गे-लुसैक्स ने बताया, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गे-लुसैक्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर
is directly proportional to t and p equals to kt। k जो है आपका कांस्टेंट है। देन कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c से, जो कि आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसमें जो c है वो इंटरसेप्ट है, जो यहाँ 0 लेना है। ग्राफ बना दीजिए, प्रेशर ले लीजिए बार और टेम्परेचर ले लीजिए केल्विन। ठीक है, तो इसको आप बना दीजिए। ये V1 है, पहले मैंने कोई वॉल्यूम रखी V1 कांस्टेंट, उस पर ऑब्जर्वेशन ली तो ये ग्राफ बना। फिर मैंने वॉल्यूम V2 को कांस्टेंट रखा, फिर V3 एंड देन V4। तो ये ग्राफ जो है, इस टाइप का ग्राफ जो है आपको ये गेल-लुसैक्स ने दिया। अलग अलग वॉल्यूम पे कांस्टेंट रख के प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशनशिप जब देखा तो ये चीज आ गई आप। इसमें जो लाइन है बच्चों, ये जो कर्व है इसको आइसोकोर बोलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जो लाइन है, जो कर्व है, दैट इज नोन एज आइसोकोर। तो आप इसे लिख लीजिए, द कर्व और लाइन represent the isocore in graphical representation of Gay-Lussac law। द कर्व और लाइन, ये जो लाइन है, जो कर्व है, रिप्रेजेंट द आइसोकोर एंड इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेल-लुसैक्स लॉ। अब बच्चों एक चीज और इसमें पूछी जाती है आपसे, किसको अरेंज कीजिए, V1 ज्यादा है, V2 ज्यादा है, V3 ज्यादा है, या क्या आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, अगेन आपको पता आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, और यहां से आप निकाल लीजिए P अपॉन में T, N, R और V को नीचे ले लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, और गेल-लुसैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, गेल-लुसैक्स लॉ P इक्वल्स टू KT, जो ये लिखा है मैंने, P को नीचे ले आइए, P बाई T इक्वल्स टू K। तो देखिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या देख रहे हैं आप, P बाई T किसके इक्वल हो जाएगा, K इक्वल्स टू NR ऑन में V। जो कांस्टेंट टर्म है यहां पे देखिए, जो ये K है, ये कांस्टेंट है, यानी कि जो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो स्लोप है, ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्लोप अगर आपका ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगी, और अगर वॉल्यूम कम होगी तो स्लोप आपका ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले V4 को देखिए, इसका स्लोप कम है, फिर V3 का थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, V2 का इंक्रीज हो जाएगा, V1 का इंक्रीज हो जाएगा। इसको एंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, θ1, θ2, θ3 एंड θ4। मैथमेटिकल इक्वेशन जब आपकी ये आप लोड करते हो y = mx + c, और अगर आप उसमें इस तरीके से स्लोप निकालते हो तो tan θ का फॉर्मूला लगता है बच्चों। तो आप सिंपली बस ये ध्यान रखिए कि जो जितना ज्यादा नीचे है, ये वाला एरिया का आप देख लीजिए, उतना ही कम स्लोप होगा। अगर कम स्लोप होगा तो वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देगी। ठीक है, तो V4 जो है वो ज्यादा है, उससे कम V3, उससे कम V2, उससे कम V1।
तो ये भी आपसे एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है, ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करके आपको दे देंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, ए बी सी कोई भी ऑप्शन दे देंगे तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपको इसके अकॉर्डिंग ये मालूम चलेगा कि जो स्लोप होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो जितना कम स्लोप उतनी ज्यादा वॉल्यूम, तो V4 ज्यादा है, ऐसे ही आप अरेंज कर दीजिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अब अपने नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट लॉ जो है आपके पास ये है एवोगैड्रो लॉ। 4 पैरामीटर्स थे आपके पास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो एवोगैड्रो ने प्रेशर को और टेम्परेचर को, इन दोनों को कांस्टेंट रखा और रिलेशनशिप दिया वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के बीच में। उन्होंने बताया कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो V is directly proportional to N and V equals to Kn and V upon में N equals to K। इसको आप लिख सकते हैं V1 अपॉन में N1 equals to V2 अपॉन में N2 equals to constant। इन्होंने जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा और बहुत सारी गैसेस के ऊपर अप्लाई किया गया, कोई भी गैस ले लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई भी गैस, अगर उस गैस के आप नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, मान लीजिए 1 मोल लिया, उससे जो वॉल्यूम आई, मान लीजिए एक मैंने गैस ली, गैस हाइड्रोजन H2, इसका मैंने लिया 1 मोल और इससे जो वॉल्यूम आई वो आई 22.4 लीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट सेम टेम्परेचर पर, मान लीजिए मैं टेम्परेचर ले लेता हूं 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 और प्रेशर ले लेता हूं 180 m। तो मैंने जो मोल्स लिए वो 1 लिए और जब वॉल्यूम को मेजर करा तो 22.4 लीटर हाइड्रोजन के लिए। सेम मैंने क्या करा, दूसरी गैस ली कोई N2 नाइट्रोजन गैस, इसका भी 1 मोल लिया और मुझे क्या देखने को मिला कि जो उसकी वॉल्यूम थी वो भी 22.4 लीटर। कोई भी गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, इसके 1 मोल लीजिए और जब आप उसकी इस टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम देखेंगे, मतलब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखिए, इस गैस को देखिए, इसके 1 मोल लीजिए, उसकी वॉल्यूम चेक कीजिए, इस गैस को लीजिए, उसका 1 मोल लीजिए, उसकी वॉल्यूम चेक कीजिए, ऑक्सीजन को लीजिए, इसका 1 मोल लीजिए, उसकी वॉल्यूम चेक कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, सबकी वॉल्यूम क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो इस कंक्लूजन के बेसिस पर उन्होंने स्टेटमेंट दी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस एट सेम कंडीशंस। सेम कंडीशन मतलब टेम्परेचर प्रेशर को मैंने सेम रखा, एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contains equal number of molecules। आपके पास जो वॉल्यूम थी वो 22.4 लीटर आई और एक मोल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, 1 मोल इक्वल्स टू, अगर हाइड्रोजन के देखोगे मॉलिक्यूल्स तो कितने आएंगे, H2 के लिए आएंगे 6.022 into 10 की पावर 23। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए भी सेम आएंगे 6.022 into 10 की पावर 23। ऑक्सीजन के लिए भी सेम आएंगे 6.022 into 10 की पावर 23। तो 1 मोल की जो वैल्यू है वो होती है 6.022 into 10 by 23। इतने मॉलिक्यूल्स एक मोल में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स लेते हो और उसकी वॉल्यूम को ऑब्जर्व करते हो at this temperature and this pressure, then you will get 22.4 लीटर always। तो ये बताया हमारे को एवोगैड्रो ने। और भी लिख सकते हैं इसके अंदर, क्या लिख सकते हैं, as soon as temperature and pressure
remains constant, the volume of the all gases equals नहीं, volume of the all gases depends on the number of molecules of the gas। अगर आप टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो द वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। अगर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए आप। आइए बच्चों, अब देखते हैं एवोगैड्रो ने डेंसिटी और मोलर मास ऑफ द गैस के बीच में एक रिलेशन दिया था, वो कैसे आएगा। V is directly proportional to N according to Avogadro law। इन्होंने बोला V is directly proportional to N at constant temperature and pressure। V equals to directly proportional, साइन हटा लीजिए, Kn, K कांस्टेंट है आपका, V equals to K। N क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, W अपॉन में M। इसको इंटरचेंज कर दीजिए, M इधर ले आइए और V इसके नीचे ले दीजिए, W अपॉन में V। और डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो इसकी जगह पर आप लिख दीजिए कि ये रिलेशन दिया, इसमें आप इसके बारे में लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली proportional to the molar mass of the gas। तो ये भी एक रिलेशन दिया था इन्होंने, इसे भी आप लिख लीजिए। आइए देखते हैं बच्चों, एवोगैड्रो जो लॉ था आपका, जो दिया गया था एवोगैड्रो के द्वारा, एवोगैड्रोस लॉ, उन्होंने मोलर वॉल्यूम के बारे में बताया। मोलर वॉल्यूम दैट इज व्हाट, वॉल्यूम occupied by 1 mole of the gaseous molecules। तो मोलर वॉल्यूम जो बताएगी बच्चों, एक मोल अगर आप किसी भी गैस के लेते हो और वो जो वॉल्यूम कवर करेगी दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। तो इन्होंने अलग अलग टेम्परेचर पे, जो कि स्टैंडर्ड रखे, कांस्टेंट रखे, और एक मोल जो है गैस इन्होंने ली और उसके बेसिस पर इन्होंने बताया कि मोलर वॉल्यूम जो है किस टेम्परेचर पे कितनी होगी। तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, कंडीशन होती है। फर्स्ट देखिए क्या था, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन्होंने टेम्परेचर लिया, एक कंडीशन इसमें, इफ अगर टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन,
और प्रेशर लेते हैं 1 atm में, और नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं 1 मोल। तो जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी आपकी 22.4 लीटर पर मोल। पर मोल का मतलब एक मोल गैसियस पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम होगी इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे 22.4 लीटर। सेकंड क्या था, टेम्परेचर जो है वो सेम था 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। प्रेशर यहाँ पे एटीएम में लिया, प्रेशर को चेंज कर देते हैं 1 बार और 10 की पावर 5 पास्कल, ये कर दीजिए पास्कल। n इक्वल्स टू 1 मोल, देन v इक्वल्स टू, जो इसके ऊपर इन्होंने ऑब्जर्व किया था वो किया था 22.71 लीटर पर मोल। तो ये बच्चों आपको कंडीशन याद रखने किस पे कौन सी मोलर वॉल्यूम जो होती है। एक और था नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर, सेकंड पार्ट कर देते हैं एट एम्बिएंट। टेम्परेचर एंड प्रेशर। एम्बिएंट टेम्परेचर होता है बच्चों रूम टेम्परेचर, जो कि होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 298.15 केल्विन। प्रेशर जो लेंगे 1 बार और 10 की पावर 5 पास्कल। तो इस पे जो वॉल्यूम आएगी बच्चों V इक्वल्स टू, वो आएगी 24.789 लीटर पर मोल। तो ये एवोगाड्रो ने बताया था एक्सपेरिमेंट करके। इनको हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं क्योंकि एक मोल के लिए होती है, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑब्जर्व की गई है, और ये न्यूमेरिकल्स में काफी जगह यूज होती है, तो इनको याद रखना बच्चों। ज्यादातर हमारे पास 22.4 लीटर जो है ये यूज होती है। आप यूनिट का ध्यान रखना प्रेशर का कि बार में है या एटीएम में, उस हिसाब से आपको लेना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं गेल-लुसैक्स लॉ के ऊपर। अ चैम्बर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेन्स हाइड्रोजन गैस। कोई चैम्बर है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है और वॉल्यूम उसकी कांस्टेंट है। When the chamber is immersed in a bath of melting ice 0 degree Celsius, the pressure of the gas is 1.07 into 10 power 2 kilopascal. What pressure will be indicate when the chamber is brought to the 100 degree Celsius? आपके पास दो टेम्परेचर दिए, एक ये, ठीक है। एक प्रेशर दिया है, दूसरा प्रेशर हमें निकालना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हुआ है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T1 इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0 प्लस 273.15 केल्विन। टेम्परेचर T2 है 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 100 प्लस 273.15, तो यह 373.15 केल्विन। और प्रेशर P1 ले लेते हैं 1.07 इंटू 10 की पावर 2 किलो पास्कल। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसका डेसिमल हटाओगे तो 100 आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 107 किलो पास्कल। नाउ अकॉर्डिंग टू दी गेल-लुसैक लो, राइट, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है P1 अपॉन में T1, P2 अपॉन में T2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। P1 107, T1 है आपका
273.15 P2 है आपका, निकालना है, एंड T2 है आपका 373.15। तो P2 इक्वल्स टू आ जाएगा 107 इंटू 373.15 डिवाइडेड बाय 273.15। इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है, तो आंसर आ जाएगा 1.462 इंटू 10⁻²। किलो पास्कल। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी इस लॉ के ऊपर, इसे आप नोट कर लीजिए।